सो है एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। नाउ अब हमारी बारी है एमसीक्यू कवर करने की। इससे पहले पूरा एडवर्ब मैंने पढ़ा दिया है, अगर नहीं देखे हो तो जाओ, पूरा डेप्थ एनालिसिस मैंने करवाया है। और अगर कुछ छूटा भी होगा तो मैंने प्रॉमिस किया था 100 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा और जितने भी रूल्स हो सकते हैं एमसीक्यू के थ्रू करवाऊंगा। और अगर कुछ छूटा है तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी आगे के देरी किए हुए। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं एडवर्ब से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। यहां से आप लोग देख सकते हो कि रूल्स पढ़ लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, अगर क्वेश्चंस बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपके पास है देन आप प्राउडली बोल सकते हो कि यस सर, कि मेरे से तो अब सब कुछ हो सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपके पास बिल्ड हो रहा है वो तभी होगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। ठीक है, आइए चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा मैं, एक एक क्वेश्चंस को डिटेल्स में मैं यहां समराइज भी करूंगा। आप लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ इस सेशंस में। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आप सबको देखो, आपके पास क्वेश्चंस है। मैं सोच रहा हूं कि टाइमर दूं कि नहीं दूं, टाइमर नहीं देता हूं, एक बार सिर्फ पढ़ो पूरा, और अगर दिमाग में किक करता है तो ठीक है, और अगर नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप क्वेश्चन देख लिया होगा। क्वेश्चन है बाबू, हाँ इसका मैं एक और पार्ट लेके आऊंगा, अगर 2 पार्ट और हो जाए 2 पार्ट और लेके आऊंगा, लेकिन क्वेश्चन ढेर सारा कराऊंगा। अभी सिर्फ 25 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है बाबू, देखो क्या, आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ टर्माइट्स। तो यहां पे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यानपूर्वक उससे देखना। बाबू यहां पे लिखा हुआ इन्वेस्टिगेशन, क्या लिखा हुआ बच्चे, यहाँ पे लिखा गया इन्वेस्टिगेशन। और आप सभी को पता है अगर किसी शब्द के अंत में TION लगा रहे, जब किसी शब्द के अंत में TION लगा रहे, इन्वेस्टिगेशन TION, तो वो नाउन होता है। और नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव्स बताता है, ना कि एडवर्ब। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा, दिस शुड बी केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन एक नाउन था, मतलब घर में भी जांच पड़ताल होता है। दीपावली के दिन होता है ना, पगड़ी बांध लो ऐसे और झाड़ू पोछा में लग जाओ, उस सिचुएशन को बोल रहा है कि केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होता है। और जब घर में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कवर किया, देखो भाई वर्ड भी कैसा हैवी यूज कर रहा है कि मैंने डिस्कवर किया क्या घर में, कि पूरा घर भरा हुआ है, भरा हुआ। ठीक है यार, मेरी हिंदी बहुत खराब है। भरा हुआ, इन्फेस्टेड मतलब भरा हुआ है, किस चीज से भरा हुआ बाबू, टर्माइट से। टर्माइट का मतलब होता है दीमक, दीमक आपके दिमाग में होता है ना कीड़ा, वही दीमक। तो पूरा घर भरा हुआ किस चीज से, टर्माइट से, पूरा घर भरा हुआ है टर्माइट से। चलिए एक काम करते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें सेक्शंस बांटा भी नहीं हुआ यार, चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन से देखते हैं। हाँ यहां से क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, देखो क्या बोल रहे हैं कि इंप्रूव द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, अगर आता है तो। एक बार देखो आप लोग पूरा, क्या आप लोग को आंसर आ रहा है इसका, डू यू नो द आंसर ऑफ दिस वन, इफ यस देन आप लोग भी इसको जरूर लिखने की कोशिश करना बाबू। चलिए तो मैं आंसर करके बताता हूं। अंडरलाइन वर्ड है बिटरली, बिटरली बोल रहा है कि इट रेन्ड बिटरली थ्रू आउट द डे स्पॉइलिंग अवर प्लान्स टू गो आउट। मैंने प्लान किया था बाहर जाकर घूमना, खाना पीना, प्लान था प्यारे के साथ, लेकिन ये पूरा प्लान स्पॉइल हो गया क्योंकि दिन भर बारिश हो रहा था। कैसा बारिश, बिटरली, बिटरली बारिश होता है क्या, बिटरली का कुछ अलग ही सेंस होता है, बिटरली बारिश तो होती नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ मतलब और हुआ। देखो क्या, इट रेन्ड बिटरली थ्रू आउट द डे स्पॉइलिंग ऑल अवर प्लान्स। तो देखो बाबू यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है बारिश कैसी होती है, लगातार होती है, जोर से होती है। स्ट्रांगली, पूरा आंसर लग रहा है स्ट्रांगली हो सकता है। ठीक है, तेज बारिश। फियर्सली, फियर्सली मतलब होता है भयानक, भाई उसके 10 पैर 4 मुंह 2 नाक है 4 नाक है, क्या है भाई, तो ये भयंकर नहीं हो सकता, तेज हो सकता है। भयंकर बोल यार बहुत भयंकर बारिश हो रहा है, वो सुपर फ्लॉस हो गया, बढ़ा चढ़ा करके आपने बोल दिया, लेकिन इसका सही मतलब है स्ट्रांगली, तेज बारिश हुआ। तो देखो क्या लिखा है, इट रेन्ड स्ट्रांगली थ्रू आउट द डे, पूरा दिन बारिश हुआ, कैसा, तेजी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली। मतलब वी नीड एन परफेक्ट एडवर्ब जो इस चीज को क्या करे, बेटरली इंप्रूव कर सके। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, एक बार आप लोग देखो, फिर से उसी तरीके के क्वेश्चन है, मतलब नए नए अंदाज में क्वेश्चन आप सभी के पास है। आप देखो, सोचो क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन देख लिया होगा। मैं आंसर करता हूँ कि बिकॉज द एनिमी हैड अ रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स वी वर फ्रिक्वेंटली ऑन द अलर्ट। देखो बाबू, अगर आपको कोई दुश्मन है और 24 घंटा आपको गिराने के फिराक में है, तो हम लोग भी क्या होते हैं, 24 घंटा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि एनिमी का एक रेपुटेशन होता है। रेपुटेशन मतलब उनकी एक आदतें होती है, वो कभी भी आपको ऐसे नहीं देख सकता, आपको ऐसे देख सकता है। तो इसी वास्ते हमको फ्रिक्वेंटली अलर्ट पे होना चाहिए या रेगुलर अलर्ट पे होना चाहिए। फ्रिक्वेंटली मतलब रुक रुक करके। तो क्या ये चीजें आपको यहाँ पे सूटेड लग रहा है? नो सर, ये गलत है। कुछ ऐसा आंसर चाहिए जो लगातार वाला फीलिंग दे। तो एक आंसर जो मुझे यहाँ पे लग रहा है बाबू, वो आंसर है यहाँ पे क्या, कॉन्स्टेंटली, कि हम लोग को कॉन्स्टेंट मीन्स अलर्ट पे होना चाहिए। कॉन्स्टेंट, नॉट फ्रीक्वेंट, कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसे क्यों याद रखना। कुछ वर्ड है यहाँ पे, इनएविटेबली। इनएविटेबली मतलब होता है हमेशा, या फिर बोल सकते हो किसी चीज को करने का जो इनएविटेबल करेज होता है, जो आपको हरा ना सके, जिद्दी बोल सकते हो एक तरीके के। और बाकी तो है, सबका मतलब तो आप सभी को पता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा वो सी। मैं बोलूंगा पेपर नोट करते जाओ, पूरा चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर भी लास्ट के पेज में कर जाओ। 60-70 क्वेश्चन करोगे तो क्या ही तकलीफ है आप सभी को। सर हाथ थक जाता है। अरे प्यारे, हाथ थकाओगे तभी तो जाकर के आगे रिलैक्स मिलेगा। अभी ना थकाना है, कल को थोड़ी थकाना है आप सभी को। कुछ भी लिखने में तुरंत वो एंग्शियस हो जाते हो। नो सर, सब कुछ सॉफ्ट में मिल जाए भाई, थोड़ा हार्ड पेन का भी यूज किया करो, ठीक है। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या है देखो। सोचो क्या इसका आंसर हो सकता है बाबू। आज तो मैं फेमिलियर क्वेश्चन लेके आया हूँ, बट अगले सीरीज में लेकर आऊँगा थोड़ा सा पार एक्सेलेंस क्वेश्चन, लंबे लंबे, जो बैंकिंग के प्री और मेंस, सीजीएल के मेंस में पूछा जाए उस लेवल का क्वेश्चन। आज तो थोड़ा सा प्रैक्टिस लेवल के क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी होगा इसका मतलब। द ऑडियंस आर हम्बल रिक्वेस्टेड। हम्बल रिक्वेस्टेड ये कैसे हो सकता है? हम्बल रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड तो वर्ब है ना, तो वर्ब की विशेषता कौन बतलाएगा? वर्ब की विशेषता कौन बतलाता है बच्चे, बताओ। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पे हम्बल रिक्वेस्टेड नहीं होगा, इट मस्ट बी हम्बली रिक्वेस्टेड। इट मस्ट बी हम्बली रिक्वेस्टेड, सही आंसर हो जाएगा। द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स, कि ऑडियंस को बोला जा रहा है कि अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पे ही बैठे। कि भाई देखो, अब मान लो ऑडियंस है तो कोई कुछ देखने ही गया होगा। कल के दिन भी देखो क्या मैच हुआ यार, भारत जीती या हमारा। कुछ अंडररेटेड प्लेयर्स का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बट क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा था। आपने एक प्लेयर का नाम सुना है, विराट कोहली। लोग जब ऑन द टोज खड़े होकर के चीयर कर रहे थे, लेकिन भाई उसमें से एक प्लेयर भी थे हमारे केएल राहुल, सो उनको भी एडमायर करो आप लोग। तो ये ऑडियंस जो है उनको हम भी रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, भाई अपने स्थान पर बैठ जाओ आप लोग। और स्टेडियम तोड़ के अंदर तो नहीं आ सकते ना, बैरिकेड्स में ही सभी को रहना है। तो हम्बली रिक्वेस्टेड हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। जरा बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचो। बताओ क्या क्वेश्चन होगा बाबू, क्या आंसर हो सकता है इसका। थिंक फास्ट, बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर होगा बाबू। सोचो दिमाग में क्या सही आंसर हो सकता है इसका। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो मैं आंसर बताता हूँ, सुन लेना। बोला गया है कि पम्मी इज वर्किंग वेरी हार्डली। हार्डली को मैंने बताया था बाबू, इसका मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव। बहुत कठिन परिश्रम कर रही है, इसका मतलब वेरी हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी हार्ड। अब पढ़ो, पम्मी इज वर्किंग वेरी हार्ड एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग, ये सही आंसर होगा। हम्बली यहाँ पे जो है, सॉरी हार्डली जो है ये गलत है, वेरी हार्ड होना चाहिए। अच्छा, हार्ड भी एक क्वालिटी वर्ड है, हार्डली भी एक क्वालिटी वर्ड है। सो मार्क माय वर्ड, हार्ड जब यूज करते हैं ये जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हो उस सिचुएशंस पे, और जब हार्डली होता है इसका मतलब होता है जीरो, ना के बराबर, ठीक है। चलो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चौसर थॉट हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। चौसर
थॉट हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। बताओ बाबू यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई गेस कि आप सभी को ये बात पता होगा, क्योंकि मैंने रूल्स में तो ये बातें आप सभी को बताया ही बताया है। ठीक है, देखो क्या होगा। तो क्या है कि चौसर थॉट हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। तो मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या आंसर होता है बाबू। अच्छा, थाउट का V1 क्या होता है? थिंक होता है। मैंने एक लिस्ट लिखाया था, लिस्ट याद है कि चाहे कॉल हो, चाहे नेम हो, चाहे सेलेक्ट हो, इलेक्ट हो, कॉन्सीडर हो, ठीक है, कंसीडर हो, अपॉइंट हो, ठीक है। तो इस जगह पर एक और वर्ड ऐड कर लो, थिंक। मैंने बोला था ना कुछ चीज़ें आती जाएंगी। थिंक इन सारे शब्दों के साथ एज का यूज़ नहीं करते। इन सारे शब्दों के साथ एज का यूज़ वर्जित है। इन सारे शब्दों के साथ एज का यूज़ वर्जित है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एज नहीं लगना चाहिए। हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चे, वो यहाँ पे एज को डिलीट कर देना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 3। अब पढ़ के देखो, चौसर थिंक हिमसेल्फ या चौसर थॉट हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर गलत है। हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर। चौसर नाम सुना आपने, जॉफ्री चौसर। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर या फिर ऑथर बोल सकते हो इन इंग्लिश लिटरेचर। इनके थ्योरीज को अभी भी कितने सारे राइटर्स फॉलो करते हैं। ऐसे भी इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश तो विलियम शेक्सपियर को बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये जॉफ्री चौसर को बोला जाता है। अगर कोई लिटरेचर का स्टूडेंट हो तो इनका नाम तो बखूबी सुने ही होंगे। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन। इसका रिप्लाई करो आप लोग। चलो, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो दिखाता हूँ बाबू क्या होगा। क्वेश्चन है कि नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश्ड टू द स्पॉट। ये है क्वेश्चन। तो बाबू आप सभी को पता है कि अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो वी शुड अप्लाई लॉ ऑफ इन्वर्जन। वी शुड अप्लाई लॉ ऑफ इन्वर्जन। एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले एडवर्ब लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर मेन वर्ब लगाओ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बाबू कि नो सूनर एक एडवर्ब है। एडवर्ब के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, तो हैड इधर आ जाएगा। सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो सूनर हैड, उसके बाद क्या था, द मिनिस्टर, उसके बाद जो वर्ब बचता है लगा दो हर्ड। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड। एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो फिर से याद कर लीजिएगा, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एन एडवर्ब वी शुड अप्लाई लॉ ऑफ इन्वर्जन। बच्चे अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो उस जगह पर आपको इन्वर्जन का रूल लगाना चाहिए। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। So quickly Pammi ran that she caught the bus। ये आपके पास क्वेश्चन है, एक बार इसको भी देखो और सोचो क्या सही आंसर हो सकता है, बताओ। चलो आ जाओ, दिख गया होगा आप सभी को। तो आइए बताता हूँ क्या होगा बाबू। फिर से वही बात जो अभी इससे पहले बताया था कि अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो आप सभी को पता है कि लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाते हैं। अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो इसमें लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में 2 तरीके के एरर्स दिख रहे हैं मुझे। अब इसमें 2 तरीके के एरर्स क्या है वो ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनो बाबू। देखो क्या आंसर होगा। तो आप सभी को पता है कि सो क्या है, एक एडवर्ब है, और एडवर्ब से अगर सेंटेंस शुरू हो वी शुड अप्लाई व्हाट, वी शुड अप्लाई लॉ ऑफ इन्वर्जन। तो सर इन्वर्जन लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो बच्चे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, भेटू, और भेटू का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दो दो जगह गड़बड़ है, नहीं, सो क्विकली, हाँ दो जगह गड़बड़ है, यहाँ पर जाएगा सो क्विकली डिड पम्मी, सो क्विकली डिड पम्मी। अब आप सभी को पता है कि रन का भेवन क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। रैन का भेटू रन, जो रैन है वो भेटू है, इसका भेवन रन हो जाएगा। अच्छा रन क्यों हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है डू डज डिड के बाद हमेशा भेवन लगाते हैं। रफ करते चलो, इतना बार रिपीट कर दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, सभी के साथ आपको क्या यूज़ करना है, भेवन का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है बच्चे, भेवन का यूज़ करना है। ठीक है, सो क्विकली डिड पम्मी रन हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। जरा बताइए क्या सही आंसर हो सकता है। 20 सेकंड्स ले लो आप लोग और बताओ क्या सही आंसर होगा बाबू। चलो, आई होप कि आप पॉज करके समझ गए होंगे। क्वेश्चन जब मैं देता हूँ 10 सेकंड आप पॉज कर लो, उसको लिखो। तो देखो बाबू क्या हो सकता है आंसर, क्योंकि एमसीक्यू सेशन है ना, मैं ज़्यादा समय आपको इसमें टाइम देने को बोलूँ, फिर आपकी अगली तैयारी हर्ट हो सकती है। इट्स बेटर कि पॉज करके इसको आराम से लिख लो। यही तो टेक्नोलॉजी, थोड़ा प्रॉफिट उठाओ उसका। पढ़ो बाबू। मदर डज नॉट हार्डली नो वट हैपेंड इन स्कूल। तो आप सभी को पता है बच्चे कि जब कभी भी हार्डली यूज हुआ है तो उसके साथ नॉट का यूज नहीं करते। अब कुछ विद्वान स्टूडेंट क्या करेगा, नॉट यहाँ से हटा देगा। तो नॉट हटाओगे, बिना नॉट के बोल के देखो, मदर डज हार्डली नो बाबू। आप सभी को पता है जब कभी भी डू नॉट, डिड नॉट या फिर डज नॉट दिया रहे, तो जब नॉट अगर हटाने की बात आएगी तो ये दोनों साथ में हटते हैं। ये टेंस का रूल है, जब कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के साथ नेगेटिव फॉर्म्स आता है, डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, और जब हटता है तो दोनों साथ में हटता है। अब ये टेंस का स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा सर, तो टेंशन ना लो बच्चे, बहुत जल्द टेंस स्टार्ट करने वाला हूं। सही आंसर हो जाएगा मदर हार्डली नोज। यहां आप क्या हो जाएगा, मदर हार्डली नोज। हालांकि आपको जो इंप्रूवमेंट करना था ये फर्स्ट में ही हो जाएगा आप सभी का, क्योंकि आपका गलती यहीं पर है। लेकिन सर अगर मुझे सुधारना मिले एग्जाम में, तो बाबू एग्जाम में ये यहाँ पे नोज लिख करके देगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मदर, यहाँ पे डज नॉट हटा दो, मदर हार्डली नोज, पूरा आंसर लिखना। दो जगह एरर है, यहाँ पर भी हो सकता है वहाँ पर भी, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा मदर, अगर आएगा भी, अगर एग्जाम में आ भी जाएगा तो पहला सेक्शन में ही एरर मारना, सेकंड में एग्जाम जो होगा क्वेश्चन उसको एरर टिक नहीं करोगे। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि गलती यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने डू को लेकर के V1 उसने सोच के दिया था ना, तो आपको अब हटाना है सिर्फ इसको, बाकी वो समझ जाएगा कि यहाँ पे V5 हो जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो, लेकिन मुझे ऐसे 0 चांस लगते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। रूल सिर्फ यहाँ से डज नॉट हट जाएगा, यहाँ पे नोस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से 10 सेकंड देता हूँ, सोचो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पॉज कर लो और देखो। चलिए, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आइए बनाने की कोशिश करते हैं, क्या होगा देखो। फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, द फ्रांगीपानी ट्री इज अ स्मॉल लो ब्रांचिंग ट्री विच इज स्पेशल यूज फॉर सेवरल मेडिसिनल पर्पसेस। तो देखो बाबू इसमें गड़बड़ क्या है, आप सभी को पता है यहाँ पे क्या लगा है, यूज्ड। यूज्ड क्या है बच्चे, एक वर्ब है, तो वर्ब के लिए स्पेशली होना चाहिए, स्पेशली यहाँ पे ly लग जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे लगा दो ly, स्पेशली यूज्ड हो जाएगा। यूज्ड क्या है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बतलाता है बच्चे, एडवर्ब बतलाता है। बात समझ में आया ना। लेट्स मूव ऑन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो क्वेश्चंस को। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आसान सा ही क्वेश्चन है, मजा आएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बताओ क्या सही आंसर हो सकता है।
बताओ क्या सही आंसर होगा इसका। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका बाबू कि जब कभी भी आपके पास क्या दिखे, जब कभी भी आपके पास हार्डली दिखे, रेयरली दिखे, बेयरली दिखे, सेल्डम दिखे, ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई देते हैं तो इनके साथ आपको हमेशा याद रखना है कि सम का यूज नहीं होता, इनके साथ एनी का यूज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आई हार्डली फाइंड एनीथिंग इन हर कैरेक्टर दैट आई कैन एडमायर। आई हार्डली फाइंड एनीथिंग, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एनीथिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इट वॉज मच हॉट डे। 10 सेकेंड लो और बताओ क्या सही आंसर होगा इसका। चल, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये रूल्स मैंने बताया बाबू कि अगर पॉजिटिव डिग्री दिखे तो उनके लिए वेरी का यूज करना चाहिए, ना कि मच का। अगर कंपैरेटिव का सेंस होता वी कैन गो विथ मच, बट इफ यू डोंट कंपेयर एनीथिंग विथ अनदर थिंग, अगर कोई एक चीज का दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे हम लोग, इस परिस्थिति में पॉजिटिव के साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वेरी का। लेकिन अगर एक तुलना होता तो कंपैरेटिव बन जाता, और कंपैरेटिव के साथ मच का यूज करते हैं। जैसे उसका क्वेश्चन भी आगे मैंने रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका वेरी हॉट। तुलना नहीं हो रहा है ना, बहुत गर्मी था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका, ये क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब मैं बता चुका हूँ, रूल्स पे जाके देख सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। मेक इट फास्ट, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलो आई होप देख लिया होगा आप सबने। आइए मैं आंसर करके बताता हूँ क्या सही आंसर होगा बाबू। इसमें ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का रूल है, AOF का रूल है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मतलब होता है जो आपके, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मतलब किसी काम को करने, कितनी बार कर रहे हो, दफ़ा, कितनी दफ़ा कर रहे हो, तो उसको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। AOF हमेशा मेन वर्ब के पहले होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आई ऑफन मीट। क्या हो जाएगा, आई ऑफन मीट, आई ऑफन मीट, ये सही आंसर हो जाएगा। आई ऑफन मीट, ऑफन का प्लेसमेंट गलत है, ये हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। सर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, सर्च कर लो गूगल पे, जाके चेक करते हो, मैंने चैप्टर में भी बताया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले लगता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऊपर मैंने लिख दिया HB AOF और मेन वर्ब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर तरीके के रूल्स जो हैं उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस यहाँ रख दिया है, बाकी आप कोशिश करो इसको समझने का। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी वाला क्वेश्चन भी। तो आइए बोल के समझाता हूँ बाबू क्या होगा। तो क्वेश्चन है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट इज फेयरली बोरिंग। तो आप सभी को पता है कि अगर कोई बैड क्वालिटी आ जाए, जैसे बोरिंग, ये बोरिंग कैसा क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी के साथ फेयर नहीं लगता, बैड क्वालिटी के साथ रादर लगता है। तो वी शुड रिमूव फेयरली फ्रॉम हियर एंड वी कैन यूज रादर, RATHER, रादर, वी कैन यूज रादर। ये भी मैंने बताया था कि जब भी खराब क्वालिटी हो तो बाबू रादर का यूज करना, फेयरली का यूज नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो
बताओ, देखो क्या लिखा है बाबू कि मीरा डिड दिस वर्क एज गुड एज शी कुड। बाबू देखो, मैंने आपको बताया था कि गुड और वेल में क्या फ़र्क है। अब तो अभी तुम उतना डिटेल में नहीं बता सकते बिकॉज ये एमसीक्यू सेशन है, फिर भी बता देता हूँ। गुड जो है बाबू ये एडजेक्टिव है और वेल जो है ये एडवर्ब है। तो आप सभी को याद रखना है। बोल रहा है मीरा डिड, डिड क्या है? वर्ब। तो वर्ब के लिए गुड नहीं लगता, यहाँ पे लगेगा वेल। आप लोग क्या बोलते हैं, वेल डन कि गुड डन? सर गुड डन क्या होता है यार? वेल डन होता है ना, डन एक वर्ब है इसीलिए वेल लगता है। गुड जॉब या वेल जॉब, तो जॉब एक नाउन है इसलिए गुड जॉब बोला जाता है। समझो यार चीज़ों को, आप डेली यूज़ करते हो, तो फ़र्क आज मैंने बता दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीरा डिड दिस वर्क एज वेल एज शी कुड, जितना अच्छा से कर सकती थी उसने उतना किया। चलो सी इज, बताओ 16 नंबर का आंसर क्या होगा? मेक इट फास्ट, जल्दी बताओ। चलो, तो अभी कुछ देर पहले इस रूल के बारे में चर्चा हो चुकी है कि कंसीडर के साथ एज का यूज नहीं करते बच्चे। कंसीडर के साथ एज का यूज नहीं करते। आपका आंसर एज यहाँ पे गलत है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज हटा दो, आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर बताओ। नाउ जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखो क्या हो जाएगा। तो आंसर बाबू सी डिनाइड। मैंने ये रूल डबल नेगेटिव से बताया था कि कभी भी डिनाइड के साथ नॉट का यूज़ नहीं करोगे। चाहे डिनाइड हो, चाहे हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम हो, प्रोहिबिट हो, फॉरबिड हो, डिनाई हो, डिटेस्ट हो, नाइदर के साथ वो, इन सारे शब्दों के साथ। अरे भाई ये क्या हो गया? रुक जाओ थोड़ा सा, स्क्रीन दिख रहा है ना, मैं हट जा रहा हूँ इस क्वेश्चन से। ठीक है, स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। सी डिनाइड दैट सी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो बाबू इस जगह पर याद रखना आप सभी को कि डिनाइड के साथ कभी भी आपको नॉट का यूज नहीं करना है। डिनाइड के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं करना है। डिनाइड के साथ कभी भी आपको नॉट का यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को दिखाता हूँ क्या होगा इसका आंसर। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, आप लोग बनाओ। ठीक है, लाइट में थोड़ा देख लेता हूँ क्या इशू है। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को।